Communication is one of the most important thing when it comes to relation. और मेरे और अब्दुल रहमान में कम्युनिकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। हाउ इज इट पॉसिबल? आप उनकी वाइफ हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानती? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उनका काम के सिलसिले में 3-4 दिन बाहर जाना नॉर्मल था। आपने ये कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो किस सिलसिले में 3 से 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं? नहीं। कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे की हो, कोई ऐसी चीज जो जाने से पहले उन्होंने आपको दी हो? अब्दुल रहमान का यूं गायब हो जाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है मिस हदीद। ये बात कैसे कह सकती थी मैं उन्हें? आखिर मिसेस अब्दुल रहमान जो थी, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को मैं कि मैं सच में नहीं जानती कि वो शख्स कहाँ चला गया है। ना उसने कभी मुझसे कुछ पूछना गवारा किया और ना ही बताना। सवाल करने वाले अगर सवाल करने से पहले ये सोच लें कि उनके सवाल से जवाब देने वाले पे क्या गुजरेगी, तो वो शायद कभी सवाल ना करें। मेरी ज़िंदगी में मेरे बाबा के सिवा कोई भी नहीं था। अक्सर जब उनकी याद आती थी तो उनके साथ गुजारे अच्छे वक्त से कहीं ज़्यादा अपना पुराना और अज़ियतनाक वक्त याद आता था। बाबा, आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन बाय माई वर्क। अब देखना, मैं बहुत बड़ी राइटर बनूंगी। मेरी राइटिंग से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे हक और बातिल का फ़र्क। मैं हदीद रायन अपनी राइटिंग से बदलूंगी लोगों का नज़रिया। आप ही तो कहते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन हर वो काम जो नेक नीयती से किया जाए हमें बेहतरीन नताइज की तरफ लेके जाता है। हदीद, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूं कि चाय ले आओ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? बाबा बहुत याद आते थे मुझे। तो फिर मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सो जाओ। वरना अब्दुल रहमान से तो मुझे बस गुस्सा, डांट और झिड़कियां ही मिली थी। उस बैग को आइंदा हाथ मत लगाना, दूर रहो उससे। मगर अब बहुत ज़रूरी हो गया था। ये देखना कि उस बैग में ऐसा है क्या। मैं यकीनन कुछ गलत नहीं कर रही। जिंदगी यादों के सारे भी गुजारी जा सकती है अगर यादें संभाल ली जाएं तो। अब्दुल हादी का बॉल। नो चीटिंग, नो चीटिंग भैया, नो चीटिंग। फेर खेने कहते कहते तुमने मुझे ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जिंदगी के हर गिनौने खेल में भी ईमानदारी से खेलना सिखा दिया। अम्मी के कंगन।
पापा इतना कमाते नहीं थे कि अम्मी को महंगे महंगे तोहफे दे सकें, लेकिन उन्हें अपनी इस्तात के मुताबिक तोहफे दे दिया करते थे। जैसे कि ये कंगन, जो सोने के तो नहीं, मगर अम्मी ने हमेशा उन्हें संभाल के रखा। अम्मी की इस चाहत ने मुझे सिखा दिया कि दौलत से कहीं ज़्यादा सुकून किसी के सच्ची मोहब्बत और उससे वफा करने में। पापा की घड़ी, मुझे आज भी याद है पापा का वो रोज़ सुबह मुझे कहना, वक्त की पाबंदी सीख लो, अगर वक्त के मातहत नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। वो कहते थे वक्त पर उठाया जाने वाला हर कदम कामयाबी का बायस बनता है, और हार जाते हैं वो लोग जो वक्त से पहले की चाह और बात की आरज़ू करते हैं। बस कुछ इस तरह मैं ज़िंदगी के मैदान में अपने मकसद के साथ वफादार होकर ईमानदारी के साथ वक्त के मातहत रहकर जीना चाहता हूँ। ना मैं बुरा करूँगा और ना बुराई को फ़रोग दूंगा। अपने वतन के हर शख्स के लिए जिसके साथ नाहक ज़्यादती होगी उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि कभी हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। तुझे क्या लगता है तू हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा और हमें जेल में भिजवा देगा? जवाब दे मेरी बात का। चलो भिजवा दिया, फिर क्या होगा? हम वापस बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद तेरा क्या होगा? तुझे हम ऐसी जगह भिजवाएंगे जहां से वापस कोई लौट के नहीं आ सकता। तमाम सबूत जो तूने इकट्ठे किए हुए हैं हमारे हवाले कर दे, और जो केस तूने किया हुआ है शराफत से वापस ले ले। लगता है तुम भूल गए हो, तेरे माँ बाप की मौत की वजह कार एक्सीडेंट नहीं, बल्कि वो तो एक मर्डर था, मर्डर। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि वो कत्ल किसने किया था। वो कत्ल हमने किया था, हमने किया था। न जाने अब्दुल रहमान ने किस ज्यादती, बुराई और हार के बारे में उस डायरी में लिखा था। उस रात अब्दुल रहमान के ड्रॉर से मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें मिली, कुछ मेडिसिन्स और चंद प्रिस्क्रिप्शंस। अब्दुल रहमान किस चीज़ की इतनी हैवी मेडिसिन्स लेते थे? क्या कोई बीमारी थी उन्हें? और अब्दुल रहमान का फ़ोन। बहुत कोशिश के बाद भी मैं वो फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी, और फिर मैंने अब्दुल रहमान के डॉक्टर से मिलने का फ़ैसला किया। अब्दुल रहमान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी ज़हनी बल्कि जिस्मानी सेहत भी इफ़ेक्ट हो रही थी, और शदीद डिप्रेशन की वजह से उसे रात को नींद भी नहीं आती थी, और इसे इंसोम्निया कहा जाता है। इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया बेसिकली एक नींद न आने की बीमारी का नाम है। अब इंसानी ज़िंदगी में नींद की क्या अहमियत है यह आप बेहतर जानती हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर द मेन कॉजेज़ ऑफ इंसोम्निया। लेकिन इंसान के पास में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पे रहता है। किस किस्म का स्ट्रेस और डिप्रेशन? कोई ऐसा हादसा हो गया कि इंसान ज़हनी अजियत का शिकार हो जाता है। हमें लगता है ये कोई सीरियस मसला या कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मगर ये है। अब्दुल रहमान एक जर्नलिस्ट है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। तकरीबन 1 महीने में 2 दफ़ा वो मेरे पास आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको देखूं कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। वैसे भी कोई 2 माह तक कितना जान लेता है किसी को। मुझे ऐसा लगता था कि वो सारी रात स्टडी में, शायद अपने काम में मसरूफ़ होते थे, मगर हकीकत तो ये थी कि अब्दुल रहमान एक बीमारी का शिकार थे। लेकिन ऐसा क्या था अब्दुल रहमान के पास्ट में जिसकी वजह से वो इतनी हैवी मेडिसिन्स लेने पे मजबूर थे? और ये इंसोम्निया, मैंने हमेशा उनके पास एक फ़ाइल देखी थी, और उस रात मैंने वही फ़ाइल उनके साइड टेबल पे देखी।
सुन, तुझे डर नहीं लगता? अपनी इस जिद के चक्कर में आखिर कितने लोगों की जान लेगा तू? बल्कि तुम तो अपने भाई की मौत को भी भूल चुके हो। किस तरह उसको अदमुआ करके जंगल में फेंक दिया था। टुकड़े टुकड़े टुकड़े। हाय, वो जिंदा था बेचारा। इतना दर्द, इतनी अजियत में भी वो जिंदा था। मुझसे बड़ी ढीठ हो तुम लोग। ह्यूमन स्मगलिंग पाकिस्तान, रिपोर्ट बाय अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ह्यूमन स्मगलिंग पे काम कर रहे थे। कहीं वो मेरे बारे में कुछ जान तो नहीं चुके थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इस डॉक्यूमेंट में तो बस डिटेल्स ही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। और बदकिस्मती से उस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम भी था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। अब्दुल रहमान मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैं ही थी वो बदकिस्मत लड़की जिसको अलादाद ग्रुप ने स्मगल किया था। हाँ, मैं ही थी वो हदीद रायन। याद कर अपना पुराना वक्त। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको मैंने खोना था वो खो दिए। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए तुम मुझे धमकाओ। धमकाने वालों में से नहीं है हम, बस कर गुजर जाते हैं। और हाँ, तेरी बीवी भी तो है। मैं तुम लोगों से पहले भी नहीं डरता था और अब भी नहीं डरूंगा। अगर ये इंसाफ की जंग है तो इसका वादा मैं कर चुका हूं पहले से। तेरे जैसे इंसान को उसी वक्त मार देना चाहिए था। गलती हमारी ही है जो तुझ जैसे घटिया और कम सर्फ आदमी को मौका दिया। अब बेशक जान भी ले लो मेरी, लेकिन मैं मजीद ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सवाल अब यहाँ ये उठता है कि अगर वो शख्स मेरे बारे में सब जानता था तो उसने मुझसे निकाह क्यों किया? शायद अब्दुल रहमान ने मुझसे निकाह सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किया था और ये थी मेरी हकीकत।
क्या हैसियत है हमारे मुआशरे में ऐसी लड़की की? ये समझना इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि अब्दुल रहमान में और उन घटिया लोगों में कोई फ़र्क ना था। उन लोगों ने मुझे स्मगल किया 4 पैसों के लिए, और अब्दुल रहमान ने मुझे इस्तेमाल किया अपने मकसद को पाने के लिए। अब्दुल रहमान के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहती मैं, लेकिन न जाने क्यों उससे जुड़े हर सबूत ने मुझे उस शख्स से नफ़रत करने पे मजबूर किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। न जाने कितने बेगुनाह लोगों को आज इस कैद से आजाद करवाया है तुमने। आखिरकार वो गैंग पकड़ा ही गया, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। आज तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो शायद मुझसे ज्यादा खुश हो। तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए अब्दुल रहमान। मिल गई शोहरत तुम्हें, मुबारक हो। जिसके लिए तुम सारी रात जागते रहे, जिसके लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लो आज तुम्हें मिल गया वो मकसद, ये खुदगर्जी की जीत। मुबारक हो तुम्हें अब्दुल रहमान। सॉरी, काम इस दफा कुछ ज्यादा ही हो गया लंबा, और जरूरी इतना था कि बताना याद ही नहीं रहा तुम्हें। वेल, आई नो यू आर माई वाइफ एंड आई नो दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। मुझ पे एहसान किया है निकाह करके। मतलब क्या है इस बात का? मुझसे निकाह करके तो आप बहुत फायदे में रहे हैं ना। शौहरत जो मिल गई है ना, आपकी डायरी, आपका बैग, वो रिपोर्ट्स सब देख ली है मैंने। आप जानते थे मैं वही लड़की हूँ जो स्मगल होके आई है। आप जानते थे कि मैं एक वाहिद लड़की थी जो वो उस ग्रुप से भाग के यहाँ आ गई थी। मुझसे निकाह करने का सिर्फ आपका एक मकसद था कि आप मेरे साथ रह के उन लोगों का पता लगा सके। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही था। मैंने किसी ऐसे मकसद के लिए तुम्हारे साथ निकाह नहीं किया। हदीद, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। हो गया सब, मिल गई शौहरत, बना लिया नाम अपना। अब छोड़ दे मुझे, क्योंकि मुझ जैसी लड़की। तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जैसी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पाकीज़ा, वैसे ही इज्जतदार, वैसे ही मुकम्मल, वैसे ही परफेक्ट। सब जानती हो ना तुम। ये भी जानती होगी कि मैं कहाँ था। जिन लोगों ने तुम्हें स्मगल किया था, बिल्कुल उन्हीं लोगों ने मुझे अगवा भी किया था। व्हाट अ कोइंसिडेंस, नहीं? हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, है ना? मतलब ये कि तुम अपनी इज्जत के लिए भागती रही और मैं तुम्हारी इज्जत के लिए भागता रहा। तुम्हारे लिए हदीद, तुम जैसी कई लड़कियों के लिए। हदीद, मैं सब जानता हूँ, तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, सब। हदीद, जहाँ गलती हमारे माशरे की है, माशरे के मर्दों की है, हायर अथॉरिटीज की है, वहाँ नाम सिर्फ उस लड़की का क्यों है जिसको ये भी नहीं पता था कि उसको स्मगल किया जाने वाला है, उसको इस्तेमाल किया जाने वाला है। निकाह एक पाक चीज का नाम है। ये किसी को इज्जत देने के लिए किया जाता है, किसी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हदीद, जिन लड़कियों के ख्वाब होते हैं, जिन लड़कियों के गोल्स होते हैं, और उन गोल्स को हासिल करने के लिए जो सफर तय करती हैं, वो गलत नहीं होता। तो जो लड़कियां ये सब करती हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? मैं जहाँ इतने बड़े चेंज के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं इस माशरे को ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी लड़की वैसी लड़की कुछ नहीं होता। मर्द बना ही औरत को इज्जत देने के लिए,
और जो औरत को इज्जत नहीं देता वो मर्द नहीं होता। हदीक, मैं अपने जरिए इस सोसाइटी को ये समझाना चाहता हूँ कि जिस लड़की की कोई गलती नहीं है वो किसी भी दाग या किसी भी सजा की हकदार नहीं है। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ये मुझ जैसी लड़की जैसा लफ्ज अपने साथ कभी इस्तेमाल नहीं करोगी, कभी भी नहीं। हदीक, इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। लेकिन एक शर्त है मेरी। हाँ, आप इंसोमिया को ओवरकम करेंगे, लेकिन मेडिसिन के बगैर। तो आप साथ देंगी मेरा? बिल्कुल। अब्दुल रहमान, इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। प्रॉमिस? प्रॉमिस।